ही है नमस्कार। तो फाइनली मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जो चैप्टर 6 है 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड हो रही थी, तो चलिए आपके सामने जो भू आकृतिक प्रक्रिया करके जो शीर्षक का चैप्टर है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और इसमें हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, आइए इसको देखते हैं फिर। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या है, इस चीज को पहले आप समझिए। शब्द को देखिए आप, भू और आकृतिक। भू में से होता है भूमि, जो आप देखते हैं जमीन, और आकृति में से होता है उसकी संरचना कैसी है, ऊंचा है, नीचा है, किस प्रकार की उसकी आकृति है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है कि धरातल पर जो भूतल का विन्यास है, जो भूतल हमें दिखता है, उसमें अगर परिवर्तन हो जिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा धरातल के विन्यास में या धरातल की संरचना में या उसकी आकृति में परिवर्तन हो, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अब ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती क्यों है, तो इसके लिए दो तरह के बल उत्तरदायी हैं। एक तो अंतर्जनिक बल और दूसरा है बहिर्जनिक बल, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्या है कि इंडोजेनिक फोर्स वो यानी अंतर्जनिक बल वो बल है जो पृथ्वी के, जैसे ये धरातल है, पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के कारण जो बल उत्पन्न होती है उसको अंतर्जनित बल, और पृथ्वी की बाहरी ऊर्जा के कारण सतह पे जो भी ऊर्जा की जो स्रोत है उसके कारण जो बल उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जनिक बल कहते हैं उसको। तो अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों के कारण जो भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल का जो विन्यास है, भूतल की जो आकृति है, उसमें परिवर्तन जो होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब भू आकृतिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पे? इन दो बलों के आधार पे, जो बल इसमें लग रहा है। एक अंतर्जनित बलों के कारण जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है उसको अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और दूसरा है बहिर्जनिक बलों के कारण जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है उसको बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं बोलेंगे। इसमें अंतर्जनित में आएगा जो प्रक्रिया होती है उसको पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, वो सारी चीजें आती है क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण होती है। और बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अपक्षय, अपरदन, वृहत क्षरण, निक्षेपण, ये सारी चीजें आती है। इसको हम लोग अभी बारी बारी से देखेंगे। अब भू आकृतिक कारक क्या है, तो देखिए, भू आकृतिक प्रक्रिया आपने समझ ली कि वो प्रक्रिया जिससे भूमि की आकृति में परिवर्तन आता है। अब ये इस प्रक्रिया को होने के लिए कुछ आपको कारक चाहिए होंगे, वो कुछ तत्व चाहिए होंगे जो भूमि की आकृति में जो है वो परिवर्तन जो है वो ला रहा होगा। तो वे सारे तत्व जो इस भूमि की आकृति में परिवर्तन ला रहे होते हैं या भू आकृतिक प्रक्रियाओं में मददगार होते हैं, उन सारे कारकों, उन सारे तत्वों को बोलते हैं भू आकृतिक कारक, जियोमॉर्फिक एजेंट। अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जो धरातल पर पदार्थों का अधिग्रहण और उसका जो है परिवहन करने में सक्षम है, उन तत्वों को भू आकृतिक कारक कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो चीजें सहायक होंगी उसको भू आकृतिक कारक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए जल, हिम, वायु। ठीक है, जैसे जल क्या करती है, जल जो है, जो बहता हुआ जल है, वो चीजों को बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसका कटाव करती है, तो उससे भू आकृतिक जो है भू आकृति में परिवर्तन आता है। उस तरह से आपका जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो कटाव करके भू आकृति में परिवर्तन लाते हैं। वायु जो है, जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि रेत को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पे इकट्ठा करती है, तो रेत के टिब्बे बनते हैं बड़े बड़े, इस तरह की चीजें जो भी है। तो ये तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसके लिए मैंने आपको लिख दिया है कि सारे जो है चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर सकूं। तो इसी में एक चीज और आती है, ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता क्या होती है कि ढाल को, प्रवणता का मतलब अंतर होता है। तो जब देखिए यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, तो इसके कारण जो प्रवणता उत्पन्न हुई उसको ढाल प्रवणता बोलते हैं। तो ढाल प्रवणता के कारण जो है तत्व गतिशील होते हैं। जैसे पानी है, तो पानी जो जल बह रहा है, जो पानी बह रही है नदी में सॉरी, उसका क्या कारण है, इसको कौन सी शक्ति है जो पानी को बहा रही है, तो ढाल के कारण वो बहती है। तो ढाल के सहारे वो पदार्थों का परिवहन होता है, और जहां पे निचले भाग में, जहां पे ढाल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के जो है उसका निक्षेपण होता है। अभी देखेंगे हम लोग डिटेल में इस चीज को। तो भू आकृतिक कारक ये हो गया। अब अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं को देखते हैं। मैंने बताया ना दो तरह की होती है, एक अंतर्जनिक और एक बहिर्जनिक। तो सबसे पहले अंतर्जनिक को देखते हैं
क्या है ये? तो अंतर्जनित बलों के कारण धरातल के विन्यास में परिवर्तन को अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, उसको स्पेसिफाई कर दिया, थोड़ा सा विशिष्ट कर दिया भूआकृतिक प्रक्रियाओं को, कि भूआकृतिक प्रक्रियाएं वो होती है जैसे धरातल में परिवर्तन हो उसके विन्यास में। अब धरातल में परिवर्तन अगर अंतर्जनित बलों के कारण होता है तो उसको हम लोग अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। अब अंतर्जनित बलों को क्या होता है, उसके कारण क्या होता है मेनली, कि इस पे धरातल पे विभिन्न भू आकृतियों, विभिन्न लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। देखिए, दो तरह की मैंने आपको बताया कि एक तो अंतर्जनित बल होती है और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बलों के कारण, इस चीज को आप गांठ बांध दीजिए, अंतर्जनित बल जो है वो ये धरातल अगर है तो अंतर्जनित बलों के कारण जैसे इस तरह से पहाड़ वगैरह बन जाएंगे या इस तरह से यहाँ पे गर्त बनेंगे। ठीक है, पहाड़ों के सामने यहाँ पे गर्त बनेंगे, ये अंतर्जनित बलों के कारण होता है। गर्त तो आप नहीं बता सकते, ठीक है, हाँ गर्त भी बन सकता है। तो इस तरह से मानिए कि पहाड़ की रचना हुई। और बहिर्जनिक बल या फिर बाहरी जो धरातल पर बहिर्जनिक बल कार्यरत होते हैं वो क्या करते हैं कि ये पहाड़ जब बनेगा, ये पर्वत जब बनेगा, तो जैसे हवा हो गई, ये जल हो गया, ये सब बहिर्जनिक तत्व है। तो इसको धीरे धीरे जैसे यहाँ से नदियां निकलेगी और ये नदी काट काट करके धीरे धीरे इसको घिसाव करके एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल इसको काट कर करके बराबर कर देगी। तो अंतर्जनित बल क्या करती है, धरातल पे भू आकृतियों का निर्माण करती है, और बहिर्जनिक बल जो है इन भू आकृतियों को काट करके इसको फिर से समतल बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अंतर्जनित बल जो है धरातल पर विषमताओं का निर्माण करते हैं, यानी कि कहीं पे आकृतियां उठ जाएगी, कहीं पे कोई गर्त बनेगा इस तरह से। और बहिर्जनिक बल क्या होते हैं कि उन विषमताओं को क्या करते हैं, ये दूर करते हैं। मैं इसे बोला ना मैंने आपको कि ये जैसे पर्वत बना, यहाँ पे मान लीजिए कोई गर्त बना, तो यहाँ से नदियां निकलेगी और इसको नदी को, ये नदी जो होगी इसको काट काट करके जो यहाँ पे जो गर्त में जो है ला करके इसका अवसादों का जमाव करेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये भरता जाएगा और ये गर्त भी भर जाएगा, बिल्कुल ये प्लेन हो जाएगा। तो यही चीजें हैं मैं आगे और डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो अंतर्जनित प्रक्रियाओं में दो चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक तो पटल विरूपण और दूसरा है ज्वालामुखीयता। ठीक है, देखेंगे अभी इसको। और देखिए क्या है इसमें कि अंतर्जनित बलों के, अंतर्जनित जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती है उसके लिए जो अंतर्जनित बल है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, वो अंतर्जनित बलों के लिए जो है वो प्रमुख स्रोत होती है। अब अंतर्जनित ऊर्जा मुख्यतः जो होती है कहाँ से उत्पन्न होती है, उसके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहला रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो धर्मी क्रिया होती है। देखिए, पृथ्वी के अंदर की जो मुख्यतः ऊर्जा है ना, वो उसके तापमान के कारण है, और तापमान जो है काफी ज्यादा है पृथ्वी के भीतर में। इसी कारण से वहां पे जो चट्टानें होंगी वो पिघली अवस्था में होती है और मैग्मा वगैरह जो होता है वो मेनली बाहर आता है, और इसी से जो है वो सारी प्रक्रियाएं होती है। या फिर जो संवहन प्रवाह मैंने आपको पढ़ाया था, कन्वेक्शन करंट, वो भी पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है जिससे जो है वो आपका प्लेट जो है वो मूव करती है। जो भी, अभी छोड़िए वो सब चीजें। तो रेडियो धर्मी क्रियाओं के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है धरातल में काफी सारे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाएंगे, जिससे वहां का तापमान काफी ज्यादा बढ़ेगा, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उससे। फिर घूर्णन और जो ज्वारीय घर्षण होता है, जो टाइडल फ्रिक्शन होता है जब भी, तो उसके कारण जो है घूर्णन के कारण एक तो होगा, और ज्वारीय घर्षण का मतलब क्या है कि ज्वारीय बल के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसके कारण ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है पृथ्वी को। और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा जो प्रीमोर्डियल हीट है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। पर पृथ्वी के गर्भ में आज भी काफी मात्रा में जो है ऊष्मा जो है वो है। इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी से जो प्रीमोर्डियल हीट इसको बोला जाता है, या पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा आप बोल सकते हैं। मेनली समझिए पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है वो, ठीक है। तो इन आंतरिक ऊर्जा से जो आंतरिक अंतर्जनिक बल उत्पन्न होते हैं वे पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता देखेंगे अभी। पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म जो होता है, और वोल्कनिज्म वो क्या होता है, तो उसको जो है ये प्रेरित करेगा, ठीक है ना। और पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी की मोटाई है और जो उसकी कठोरता है वो हर जगह जो अलग अलग है, जिसके कारण जो ये अंतर्जनित बल होंगे उसके कार्य सभी जगह जो है वो समान जो है वो नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे, जिसके कारण भूप्रपट्टी पे जो है कहीं पे कटाव जो है वो, जैसे भूप्रपट्टी यहाँ पे अगर कटाव ज्यादा हो गया तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे गर्त का निर्माण होगा, और कहीं पे इस तरह से अगर कटाव कम होगा तो यहाँ पे ऊंचा थोड़ा सा रह जाएगा। तो भूप्रपट्टी की सतह जो है असमतल होती है, क्योंकि इसकी मोटाई में अंतर है भूप्रपट्टी की, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके चट्टानों की जो दृढ़ता है उसमें अंतर है।
ये अंतर्जनित प्रक्रिया हो गया। तो अंतर्जनित प्रक्रियाओं को दो भागों में हमने बांटा, मतलब इसमें दो चीजें देखेंगे, एक तो पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता। तो सबसे पहले पटल विरूपण को देखते हैं, ये है क्या। तो पटल विरूपण में वे सारी प्रक्रियाएं आती है जिसके द्वारा पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं, अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अगर मूवमेंट होता है, संचलन होता है, उत्थापन होता है, अगर वो उठ जाती है कहीं पे, और या फिर उसका निर्माण होता है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को पटल विरूपण कहा जाता है। यानी सिंपल समझिए कि अगर पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है धरातल का, उसमें किसी भी प्रकार का जो संचलन होगा, मूवमेंट होगा, उसको, उन सारी प्रक्रियाओं को पटल विरूपण बोलते हैं। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती है। मेनली दो चीजें आती थी, एक तो आपका पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जिसको ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा है महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया जिसको हम लोग इपीरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ये दोनों चीजें क्या है, देखिए, पटल विरूपण जब होता है तो उसके कारण पृथ्वी पे दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं। ये जो संचलन है ये दो तरह के होंगे, एक तो होगा लंबवत संचलन और दूसरा होता है क्षैतिज संचलन। हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये वाला हॉरिजेंटल हो गया, और ये वर्टिकल मूवमेंट। लंबवत संचलन के कारण क्या होता है, ये जो है आपका जो महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होता है। ये महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया क्या है कि जो धरातल का भाग है वो कहीं पे ऊपर उठ जाएगा। लंबवत संचलन नहीं होता ना, चाहे तो ऊपर होगा चाहे तो नीचे होगा, या फिर कहीं पे गर्त बन जाएगा। तो इससे उभार और गर्त कहीं कहीं पे इसका निर्माण होता है। इसको सबमर्जेंस और इमर्जेंस भी इसको कहते हैं, पर उतना टेक्निकलिटी में आपको जाना नहीं है भैया, सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रक्रिया में सिंपली आप यह समझिए कि लंबवत जो है वो संचलन होगा और कहीं पे धरातल उठ जाएगा और कहीं पे धरातल जो है वो धंस जाएगा। वहीं क्षैतिज जो गति होगी उसके कारण क्या होता है सॉरी, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है। जब प्लेटें मूव करती है, क्षैतिज गति के कारण प्लेटें जो है वो मूव करती है, या फिर तो इसमें क्या होता है, दो तरह की चीजें होंगी, या तो संपीड़न होगा, यानी संपीड़न का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी, और जब इसमें टकराव होगा तो यहाँ पे जो है वो धरातल जो है वो धीरे उठ जाएगी और पर्वत का निर्माण होगा, जिसको हम लोग वलन बोलते हैं, फोल्डिंग। और इसी से जो पर्वत बनते हैं उसको हम लोग वलित पर्वत, इस तरह से जो पर्वतों का निर्माण होता है तो उसको वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे हिमालय एक वलित पर्वत है। और दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है क्षैतिज संचलन में, एक तो संपीड़न हो गया और दूसरा हो सकता है कि ये तनाव हो, एक पोर्शन इधर खींचे और एक पोर्शन धरातल का इधर जाए, तो बीच में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो टूटने के कारण जो प्रक्रिया होती है, ये टूटने की प्रक्रिया तनाव के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंशन, फॉल्टिंग या भ्रंश। इससे जो दरार निर्माण होती है उसको हम लोग भ्रंश कहते हैं। तो इससे भी पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि ये भाग आपका इधर चला गया, ये धंस जाए नीचे, और ये जो पोर्शन है वो भी नीचे धंस जाए, तो बीच में क्या होगा कि ये भाग जो है वो उठा रह जाएगा इस तरह से, तो उसको हम लोग भ्रंश पर्वत बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो जर्मनी का आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भ्रंश पर्वत है। तो बस इतना समझिए कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्षैतिज संचलन के कारण होती है, और महाद्वीपीय निर्माण की प्रक्रिया जो है वो लंबवत संचलन के कारण होती है। वहीं जो है आपका भूकंप है, तो भूकंप आप सबको पता है, हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी में जो कोई भी कंपन हो उसको भूकंप बोलते हैं। प्लेट विवर्तनी की भी इसी से संबंधित चीज है कि जब प्लेटों का मूवमेंट होता है, धरातल के प्लेटों का मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। पूरा वीडियो है इस पे, आप जाकर के देख सकते हैं डिटेल में। तो ये पटल विरूपण हो गया, यानी किसी भी तरह का जो पृथ्वी की सतह में मूवमेंट होगा, संचलन होगा, उसको हम लोग पटल विरूपण बोलते हैं। अब पटल विरूपण में क्या है कि सामान्यतः इसमें फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताया अभी, और उससे भूपर्पटी का क्या होता है, उत्थान होता है और पर्वत का निर्माण होता है। वहीं क्षैतिज संचलन के कारण जो है प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया होती है, जब प्लेटें मूव करेगी तो, और इसी से कारण जो ये फोल्डिंग की प्रक्रिया भी होगी। तो इस प्रकार जो है ये जो परिवर्तनी है, आपका जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, महाद्वीपीय रचना की प्रक्रिया है, भूकंप है, प्लेट विवर्तन प्रक्रिया है, इसके कारण भूपर्पटी में क्या है, वलन यानी कि फोल्डिंग, भ्रंश यानी कि फॉल्ट, तथा इसमें जो है विभंग यानी कि क्रैक हो सकता है, और धरातल पर असमानताएं या विषमताएं उत्पन्न होती है। असमानताएं और विषमताएं का क्या मतलब है कि कहीं पे धरातल का उठ जाना, कहीं पे धरातल का नीचा हो जाना। तो इससे क्या होता है कि इसी को बोलते हैं कि धरातल पर विषमताएं उत्पन्न हुई है। अगला है ज्वालामुखीयता। आप सबको पता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो है उसकी पृथ्वी के अंदर की मैग्मा जब धरातल को तोड़कर बाहर आती है और वहां पे विभिन्न ज्वालामुखीय स्थल रूपों का निर्माण करती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वोल्केनिज्म या फिर ज्वालामुखीयता, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक भागों से पिघली हुई चट्टानें या मैग्मा का संचलन धरातल की ओर होने से
अनेक आंतरिक और ये पढ़ लीजिए आप, अनेक आंतरिक बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखीता कहते हैं। तो ज्वालामुखीता भी मैंने आपको पढ़ाया है, वोल्केनिज्म क्या होता है, आप जाकर के देख सकते हैं इसको। तो ये हुआ आपका अंतर्जनित प्रक्रियाएं। अब देखेंगे हम लोग बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या होती है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या फिर बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। तो इसका वही सिंपल चीज है जैसे मैंने अंतर्जनित को देखा। बहिर्जनिक बलों के कारण भूतल के विन्यास में जो परिवर्तन होगा, उन प्रक्रियाओं को हम लोग बहिर्जनिक प्रक्रियाएं बोलेंगे। अब बहिर्जनिक बल या बहिर्जात बल क्या है, तो जो पृथ्वी के सतह पे जो बल कार्यरत होते हैं, पृथ्वी के सतह पे जैसे जो आपका बहता हुआ जल है, बहता हुआ हवा जो है, ये सारे जो है ये बहिर्जनिक बलों के कारण ही जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, और इन्हीं के कारण जो है ये बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो है होती है। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि जो अंतर्जनित बल है, जो अंतर्जनित बल है वो क्या करती है कि धरातल पर विषमताओं का जो है वो निर्माण करती है, और वहीं आपका जो बहिर्जनिक बल होंगे धरातल पर उन विषमताओं को दूर करेंगे जिनका निर्माण अंतर्जनिक बलों के कारण होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बहिर्जनिक बलों के कारण क्या होता है कि उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, यानी वो धीरे धीरे, अगर ये कोई उभरी हुई भू आकृति है तो इसको धीरे धीरे घिस घिस करके ये समतल बना देगी यहाँ पे। तो उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण होगा, और जो गहरे गर्त होंगे, निम्न क्षेत्रों या गर्तों का क्या होता है, यहाँ पे इसको जब घिसेगा तो ये सारे पदार्थ कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होंगे। कहाँ इकट्ठे होंगे? जहाँ पे गड्ढे वाले क्षेत्र होंगे, जहाँ पे गर्त वाले क्षेत्र होंगे। तो उभरी हुई भू आकृतियों का जो है ये विघर्षण करेगा कौन? बहिर्जनित बल जो होंगे, और जो गड्ढे वाले क्षेत्र होंगे उसका ये भराव करेगा। ठीक है, यह बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब है कि ये जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं या बहिर्जनिक बल हैं, वो अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है? तो ऊर्जा जो है निम्न जगह से प्राप्त करेगी। कहां से? सबसे जो प्राइमरी ऊर्जा है वो सूर्य है। तो सूर्य द्वारा जो निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा है, उससे जो है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। जैसे कि हवा, तो हवा का चलना किस कारण से होता है? देखिए, ये सतह है, यहाँ पे हवा है पूरी जगह। अब यहाँ पे अगर तापमान बढ़ेगा तो यहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होती है, और गर्म होने के कारण वहां पे निम्न दाब उत्पन्न होता है, और ये आसपास ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाएगी, और आसपास के क्षेत्रों की जो हवाएं हैं जो अपेक्षाकृत ठंडी होगी वो यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे आएगी। इसके कारण जो है हवाएं जो है एक तरह से चलनी शुरू हो जाती है। तो सूर्य द्वारा वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। और दूसरा है विवर्तनिक कारकों से जो उत्पन्न प्रवणता होती है उससे ऊर्जा प्राप्त करती है। जैसे कि अगर पानी बहता है, मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में, मैंने आपको बताया कि अगर पानी बह रहा है नदी में, तो पानी बहाने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? तो वो है कि ढाल। ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई गहराई वाला क्षेत्र है, और इस तरह से इधर एक ढाल बन गया। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रवणता। प्रवणता क्या है? अंतर है किसी भी कारण से। जैसे दाब में अंतर आया तो इसको हम लोग दाब प्रवणता बोलेंगे। तो दाब प्रवणता के कारण हवाएं चलती है। अब उसी तरह से जब धरातल में ये अंतर आता है तो उसको ढाल प्रवणता बोलते हैं। ढाल प्रवणता के कारण क्या है कि नदियां बहती है, पानी जो है बहता है। तो ये ढाल जो उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ था? ये प्लेटों के टक्कर के कारण, जब या फिर ये जब भूकंप आता है इस तरह से आता है तो धरातल जो है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है और ढाल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी तरह से तो दो जगह से यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त करती है, एक तो सूर्य द्वारा और दूसरा है ये जो प्रवणता उत्पन्न होती है विवर्तनिक कारकों से। फिर है कि गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के कारण जो है पदार्थों में जो है वो गतिशीलता उत्पन्न होती है। ठीक बात है, ठीक है ना। जो ये ढाल प्रवणता है यहाँ पे जो कारक कार्य करता है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई पदार्थ होगा ढाल के सहारे तो गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो नीचे लुढ़क जाती है ढाल के सहारे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थों को संचालित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहिर्जनित प्रक्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित करते हैं? अंतर्जनित में हमने दो चीजों को सम्मिलित किया, पटल विरूपण और ज्वालामुखीता को, जबकि बहिर्जनित प्रक्रियाओं में अपक्षय, अपर्दन, वृहद संचलन और निक्षेपण को सम्मिलित किया जाता है। ये क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला अपक्षय देखते हैं। अपक्षय क्या है कि धरातल पर अगर कोई चट्टान अपनी जगह बिना कहीं पे जाए आए गए जो है अपनी जगह पे ही टूट जाए, ये चट्टान जो है ये टूट जाए, इसका विघटन हो जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपक्षय। फिर से, अगर धरातल पर कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाए तो उसको हम लोग अपक्षय बोलते हैं। और अपक्षय में कोई संचलन, कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता है और उसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती है। ठीक है, इस तरह से। अब है आगे देखते हैं अपर्दन।
अपर्दन में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा अलग हो जाता है अपक्षय से। ये जो अपक्षय में क्या था कि ये चट्टान अपने जगह पे टूटी थी बिना किसी संचलन के, बिना किसी गति के। अगर मैं इसमें गति को ऐड कर दूं, गति को जोड़ दूं, तो ये प्रक्रिया अपर्दन कहलाएगी। अपर्दन का अगर डेफिनेशन आप देखें तो क्या होता है कि अगर चट्टाने एक जगह से दूसरे जगह गति के कारण, ठीक है, उसमें टूट फूट की प्रक्रिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, यानी जब धरातल के सैलों का विघटन है, सैलों का मतलब चट्टाने का विघटन एवं टूट फूट, प्रवाहित जल, वायु, हिमानी, देखिए गति कहाँ से आएगी, तो प्रवाहित जल से आएगी, हवा के द्वारा उसको उड़ाकर ले जाया जाएगा। जो ग्लेशियर होगा, हिमानी होगी पहाड़ों पे जो ढाल के सहारे सरकती है, उसके द्वारा होगा। तो गतिशील, जो इन सारे गतिशील कारकों के द्वारा अगर चट्टानों का विघटन या टूट फूट होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपर्दन बोलते हैं। सिंपल चीज है। अपक्षय जो है वो एक स्थैतिक प्रक्रिया है और जो अपर्दन है वो एक गतिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है वृहत संचलन। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। वृहत में होता है काफी बड़े लेवल पे, काफी मास लेवल पे, और संचलन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट करना। ठीक है, तो वे सभी मूवमेंट या वे सभी संचलन जिसमें सैलों का बृहत मलबा, यानी ढेर सारे जो है सैलों के जो अवसाद होंगे वहां पे, उसका संचलन किसके सहारे, ढाल के सहारे हो, गुरुत्वाकर्षण उसको खींचे ढाल के सहारे। ठीक है ना। तो अगर ढाल के सहारे सैलों का जो है वृहत मलबा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्थानांतरित होगा तो उसको हम लोग वृहत संचलन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मास मूवमेंट। इसको मास वेस्टिंग या फिर वृहत क्षरण भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों शब्दों में। आगे है निक्षेपण। तो ये देखिए कि जब ढालों के सहारे या फिर हवा जब उड़ाएगी किसी भी चीज को, तो वे कहीं ना कहीं जाकर के उसको जमा तो करेगी, या फिर अगर नदी बह रही है तो नदी अपने साथ अवसादों को लाएगी, अपने साथ जो मलबा होगा उसको लेकर आएगी। वो क्या करेगी, निचले क्षेत्रों में जो है उसका जमाव करेगी। तो ये जमाव करने की प्रक्रिया है, उसी को निक्षेपण बोलते हैं। तो अपर्दन की प्रक्रिया में जो पदार्थ परिवहन किए जाते हैं उसमें जो अवसाद होते हैं, उसका जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उसका जमाव होने लगता है। अब नदी जमाव क्यों करेगी, क्योंकि नदी पहले ढाल पे यहाँ पे चल रही थी तो उसमें काफी ज्यादा वेग था, उसकी शक्ति भी काफी ज्यादा थी। पर जैसे ही वो समतल भागों में आ गई तो उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, वो कम जाता है उसका वेग, जिसके कारण उसकी शक्ति में कमी आ जाती है और उसके साथ जितने भी मलबा होते हैं, अवसाद होते हैं, वो उसको यहीं पे जमा कर देगी। ठीक है, यहाँ पे निचले भागों में। तो इसको हम लोग निक्षेपण की प्रक्रिया बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। अब अनाच्छादन क्या है, डेनोडेशन क्या है। देखिए जितनी भी आपने बहिर्जनिक कारक देखें, चाहे वो जल हो, चाहे वो ये हो, उसके कारण जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, चाहे आपका अपक्षय हो, चाहे वृहत क्षरण हो, चाहे अपर्दन हो, चाहे निक्षेपण हो, इन सभी प्रक्रियाओं को अगर एक शब्द में बोले तो इसको हम लोग अनाच्छादन बोलते हैं, डेनोडेशन बोलते हैं। अनाच्छादन का मतलब क्या है, देखिए एक होता है आच्छादन। आच्छादन का मतलब क्या करना है, किसी चीज को कवर करना। यहां पे धरातल है, मैं कहीं से लाऊं ढेर सारी मिट्टी और इस मिट्टी को यहां पे क्या करूं, जमा कर दूं, तो मैं कहूंगा कि इस सरफेस को, इस सतह को मैंने कवर कर दिया या फिर इस सतह को मैंने आच्छादित कर दिया। अब इधर से पानी आए, कोई बारिश हो या फिर पानी आए और इस सतह को क्या करेंगे, बिल्कुल इसको मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया, कवर जो था पहले वो अब अनकवर हो गया। आच्छादन जो था वो अनाच्छादन हो गया। मतलब कि किसी भी सतह पे जो चीज पड़ी हुई है उसको वहां पे काट कर, घिस कर, पीट करके उसको हटा दिया जाए। और ये किसके द्वारा होती है, या तो अपक्षय के द्वारा होगी, या तो अपर्दन के द्वारा होगी, या तो निक्षेपण के द्वारा होगी, या बृहत क्षरण के द्वारा होगी, ढाल के सहारे। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रियाओं के लिए एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग अनाच्छादन या फिर डेनोडेशन बोलते हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए। तो अनाच्छादन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो कहा जाता है आवरण को हटाना, अनकवर, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये हो गया डेनोडेशन। डेनोडेशन में सारी प्रक्रियाएं आएगी जो कि बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं में जितनी भी चीजें आती है वो सब जो है अनाच्छादन के अंतर्गत आता है। एक अलग से टर्म दे दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। कहता क्या है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है अंतर्जनित प्रक्रियाएं, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं भी है, एक दूसरे प्रदेश में जो है वो भिन्न भिन्न होती है। अब जैसे कहीं पे वर्षा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी, जो प्रवाहित जल है, तो वहां पे बहिर्जनिक प्रक्रिया जो है वो अलग तरह का होगा, वो थोड़ा सा तेज होगा। जहां पे एकदम शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां पे अलग तरह का जो है बहिर्जनिक प्रक्रिया होगी, वहां पे हवा ज्यादा एक्टिव होगी। इस तरह से जो है
तो वही कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है वहां पे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं भी है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये अक्षांशीय, मौसमी और जल थल में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अक्षांशीय कारण क्या होगा कि पृथ्वी है जो बीच में विषुवत रेखा पे अलग मौसम होता है, ये आपका ध्रुवों पे अलग होता है, मध्य अक्षांशों में अलग होता है, ठीक है। इस तरह से ध्रुवों पे ज्यादा कम बारिश होती है, आपका विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है। उसी तरह से मौसमी विभिन्नता हो गई आपकी, कहीं मौसम शुष्क है, कहीं पे ठीक है आर्द्र मौसम है, जलथल में अलग अलग होती है। तो इन सभी के कारण जो है ये जो बहिर्जनिक प्रक्रिया है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब है कि बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जो बहिर्जनिक है, एक्सोजनिक है, उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग देखेंगे। तो ये सारे कारक हैं आपका। सबसे पहला तो जलवायु हो गया। जलवायु क्या करती है, मैंने आपको बताया ना, जलवायु में दो चीजें आती है। जब भी हम जलवायु बोलते हैं तो उसमें एक तो आता है वर्षा और एक आता है तापमान, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्षा और तापमान को सम्मिलित रूप से जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु, कहीं पे वर्षा जब ज्यादा होगी तो वहां पे जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं होंगी वो अलग तरह की होंगी। तापमान, जैसे रेगिस्तान में तापमान ज्यादा होती है या फिर कम होती है, तो उसके कारण भूआकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो प्रभावित होती है। वनस्पति का घनत्व, जहां पे जंगल होगा, जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वहां पे जाहिर सी बात है अपर्दन जैसी चीजें जो है वो कम होगी, ठीक है। जबकि जो अपक्षय है वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जो जैविक अपक्षय होगा। अपक्षय वगैरह क्या है, अपक्षय जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अपक्षय को डिटेल में कवर करेंगे कि भौतिक अपक्षय क्या होता है, जैविक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है। काफी अच्छा खासा वो टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट करने का फैसला किया, ठीक है। वो आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। फिर है वायु का वेग। वायु का वेग, जैसे रेगिस्तानों में क्या होती है, आपका हवा का वेग ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे जो कटाव की प्रक्रिया ज्यादा होती है। फिर जहां पे थोड़ा सा ये पेड़ पौधे होंगे वहां पे क्या होगा कि वायु का वेग कम होता है, तो कटाव की प्रक्रिया कम होती है, यानी जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वहां तो थोड़ा कमजोर होगी, जहां पे इसका वेग कम होता है। धरातल की ऊंचाई है, कहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो है आपका, जैसे हिमालय के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे अलग तरह की भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती है। नीचे वाले क्षेत्रों में कम होगी, आपका जो कम नीचा है। अक्षांशीय विस्तार, मैंने आपको बताया कि जो विषुवतीय प्रदेश है वहां पे अलग तरीके की जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं पाई जाती है, बाकी ध्रुवीय प्रदेशों में अलग तरीके का होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे विषुवतीय प्रदेशों में जल के द्वारा कटाव ज्यादा होगा, वहीं ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होगा कि ये जो आपका अपक्षय की प्रक्रिया ज्यादा होगी, जहां पे जो आपका बर्फ वगैरह के कारण होता है। देखेंगे अभी हम लोग आगे, वो जब अपक्षय पढ़ेंगे तो। फिर तापमान की दैनिक श्रेणी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। क्या होता है दैनिक श्रेणी का मतलब है कि अभी जो है दिन के समय वो तापमान अगर जो है 10 डिग्री है, और ये अगर 50 डिग्री पर हो जा रहा है और शाम में ये 10 डिग्री हो जा रहा है, तो ये दैनिक श्रेणी काफी ज्यादा है, 40 डिग्री के आसपास इसका डिफरेंस है। तो इस तरह की अगर प्रक्रिया यहाँ पे दैनिक श्रेणी ज्यादा होती है, जैसे रेगिस्तान में होता है, दिन के समय तापमान काफी बढ़ जाता है और रात के समय काफी घट जाता है, तो जो वहां पे चट्टाने होगी उसका जो है एक्सपेंशन, विस्तारण होगा और संकुचन होगा, जिससे वो टूटेगी। फिर यही भूआकृतिक प्रक्रियाएं जिससे होती रहेगी, ठीक है। ये सारे जो है फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यदि जलवायु कारक अगर समान भी हो, ये सारे जो कारक है या फिर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो अगर समान भी हो, तो बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की जो गहनता होती है उसमें एक ही क्षेत्र में जो है अंतर पाया जाता है। और ये जो गहनता होती है, ये जो अंतर होता है, ये वहां की जो चट्टाने हैं उसके प्रकार, उसकी संरचना और उसकी कठोरता पर निर्भर करता है। जैसे अगर एक ही क्षेत्र में कहीं पे, ये अगर क्षेत्र है यहाँ पे अगर चूना पत्थर पाया जा रहा है, यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जा रहा है, तो चूना पत्थर को आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि वे उसकी कठोरता कम कठोर है। तो यहाँ पे कटाव ज्यादा होगा, यहाँ पे हो सकता है गर्त बन जाए, यहाँ पे कटाव कम होगा तो ये हो सकता है ऊंचा ही क्षेत्र है। तो ये एक ही क्षेत्र में जो है बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की गहनता जो है अलग अलग हो सकती है, और इसका कारण आपने देखा कि उसके प्रकार और उसकी कठोरता पर निर्भर करेगा। विभिन्न जो शैलें होती है, विभिन्न जो चट्टानें होती है, वो अपनी संरचना में भिन्नता के कारण जो है वो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति जो है अलग अलग प्रतिरोध क्षमता जो है वो प्रस्तुत करती है, जिससे जो है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती है, ठीक है। और अस्लाकृतिक भिन्नता का कारण बनती है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका चूना पत्थर की चट्टानें होगी वो कम प्रतिरोध दर्शाएगी, और ये जो है अधिक प्रतिरोध दर्शाएगी, जिसके कारण जो कम प्रतिरोध दर्शाएगी उसका कटाव अधिक होगा, और ज्यादा प्रतिरोध दर्शाने वालों का कटाव जो है वो कम होता है, इस तरीके से। तो ये था आज का पूरा जो भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होती है उसको, वो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।